अनूप उसे सारी बातें बताता है, जिसे सुन वृषांक अब अपने आपे से बाहर हो गया था। जो उसकी लाल आंखों से साफ साफ पता चल रहा था, उसे अगर इस वक्त कोई देख लेता तो पक्का डर जाता। उसने गुस्से से सिर्फ इतना ही पूछा, कहाँ मिलेंगे ये विश्वास और कल्याण? जिस पर अनूप उसे बताता है कि वो लोग इस वक्त क्लास कर रहे होंगे, जिसके सुनते ही वो उनके क्लास की तरफ दौड़ पड़ता है। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन उससे टकरा रहा है या कौन उसे क्या कह रहा है। जो जल्द से जल्द विश्वास और कल्याण की क्लास में पहुंचकर उन्हें जान से मार देना चाहता था, बस क्योंकि उसने वृषांक के जिंदगी की उस खास लड़की को रुलाने की हिम्मत की थी, जिसके चेहरे पर वृषांक उदासी तक नहीं देख सकता था। और अब तो उन लोगों ने उसे रुला दिया था। अब तो अगर भगवान भी आ जाएं तो उन्हें वृषांक से नहीं बचा सकते हैं। कुछ ही देर में वृषांक उनकी क्लास के सामने खड़ा था, जहां वो बिना टीचर की इजाजत लिए अंदर घुस जाता है और इधर उधर विश्वास और कल्याण को ढूंढने लगता है। जैसे ही वृषांक की नज़र विश्वास और कल्याण पर जाती है, ठीक उसी वक्त वो दोनों भी वृषांक को देख लेते हैं, जिसे देखने के बाद ना चाहते हुए भी विश्वास और कल्याण डर जाते हैं। वहीं वृषांक उन्हें देखने के बाद तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख विश्वास का एक कार्यकर्ता दोस्त उसे रोकने आता है, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। और हुआ भी वही। वृषांक इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने उस लड़के को सीधा सामने लगी टेबल के ऊपर ही पटक दिया, जिससे टेबल तुरंत टूट गई। ये नज़ारा देख पूरी क्लास डर जाती है। वहीं वृषांक देरी ना करते हुए सीधा विश्वास और कल्याण के पास पहुंच जाता है, जिसमें कल्याण वृषांक को मारने आता है, लेकिन वृषांक उसे भी सामने दीवार में लड़ा देता है, जिससे कल्याण को कुछ पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ। वहीं अपने भाई को मार खाता देख विश्वास कैसे चुप रह सकता था। वो भी गुस्से से चिल्लाते हुए वृषांक को मारने आता है, लेकिन वृषांक उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारता है कि विश्वास को पूरी दुनिया घूमती नजर आती है। ये सब देख सामने पड़ा रहे टीचर वृषांक पर चिल्लाते हुए कहता है, वृषांक ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरह सरेआम गुंडागर्दी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। वहीं ये सुन वृषांक अपने मुंह पर उंगली रख उन्हें शांत रहने को कहता है। वो इस वक्त इतने गुस्से था कि अगर आज भगवान भी इन दोनों को बचाने नीचे आ जाएं तो वो आज उनसे भी लड़ पड़ेगा। फिर टीचर तो फिर भी इंसान थे। वो उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहता है और कहता है चिल्लाते हुए कहता है, आप भी थे ना वहां जब ये दोनों कमीने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे, उसे सरेआम बेइज्जत कर रहे थे, तब कहाँ गई थी ये जबान? अगर तब कुछ नहीं बोले और अपनी आंखें बंद रखी तो अभी भी वहीं करिए, वरना आज आप भी इनमें ही नजर आएंगे। वृषांक का गुस्सा देख और बात सुन वो टीचर की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, तो वो भी साइड हट जाता है। उसे क्या था, और कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि कल्याण और विश्वास कितने बुरे लड़के थे, तो कहीं ना कहीं अपने दिल में वो भी जानता था कि वृषांक जो कर रहा है वो सही कर रहा है। वहीं वृषांक वापस विश्वास और कल्याण पर ध्यान देने लगता है और उन्हें बुरी तरह मारता हुआ कॉलेज के ग्राउंड की तरफ ले जाने लगता है। वहीं इस बात की खबर जैसे ही विश्वास के कार्यकर्ताओं को लगती है, सब वृषांक को मारने आ जाते हैं, लेकिन वृषांक से जब मार्ग जैसा आदमी नहीं जीत पाया तो ये लोग फिर मामूली कार्यकर्ता थे, कितनी है देर टिक पाते। उन सबको भी वृषांक मारते मारते ग्राउंड में ले आता है। अब तक सारा कॉलेज वहां इकट्ठा हो चुका था। वहीं नेहा भी वहां आ गई थी और विश्वास और कल्याण का ये हाल देख उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई थी। उसे अब अपने लिए भी डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वो भीड़ में छिपने लगी थी, लेकिन उसने मुस्कान ने छिपते हुए देख लिया और जाकर सबके सामने ले आई, जिसके बाद उसने नेहा को थप्पड़ पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। वहीं ये नज़ारा पूरा कॉलेज देख रहा था, लेकिन किसी ने भी विश्वास, कल्याण या फिर नेहा को जाकर बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि वो सब कितने कमीने हैं, जिनका असली चेहरा उन्होंने थोड़ी देर पहले कैंटीन में देख लिया था। वहीं वृषांक का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब तक विश्वास और कल्याण की हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी, लेकिन अभी उनकी सजा खत्म नहीं हुई थी। वृषांक विश्वास के ऊपर पैर रख दबाते हुए गुस्से से कहता है, क्यों क्या लगा था कि भाव्या का आगे पीछे कोई नहीं है, और अगर तू उसके साथ वो सब करेगा तो तुझे तेरी कुर्सी या पार्टी बचा लेगी। आज तुझे ऐसा दर्द दूंगा कि जब भी बैठा मुझे याद करेगा। ये बोल वो ग्राउंड में लगी रोड निकाल लेता है, जिसके बाद वृषांक लगातार उसके पिछवाड़े पर मारना शुरू कर देता है, जिससे विश्वास की चीख पूरे कॉलेज में गूंज उठी थी, लेकिन मजाल है कोई भी उन्हें बचाने आए। इसके बाद वृषांक उसे सीधा करता है और उसके पास गुस्से से बैठते हुए कहता है, बहुत गर्मी है ना तेरे अंदर, जो तुझे हर लड़की अपने बिस्तर का शोभा बढ़ाने वाली लगती है, लेकिन आज के बाद तू जब भी किसी लड़की को देखा तो तुझे मेरा दिया हुआ दर्द याद आएगा। ये बोल वो विश्वास के दोनों टांगों के बीच में जोर से मार देता है, जिससे विश्वास एक तेज चीख के साथ बेहोश हो जाता है। वहीं कल्याण अपने भाई का ये हाल देख डर के मारे अपनी पैंट ही गिली कर लेता है। अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने अपने भाई को ये सब बताया, या फिर क्यों उसने वृषांक को चैलेंज ही किया था, लेकिन अब पछतावे के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। वहीं वृषांक अब विश्वास को छोड़ कल्याण के पास आता है, जिसे देख कल्याण का हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। वो माफ़ी मांगते हुए कहता है, वृषांक भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब से मैं किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, बल्कि अब से तो मैं लड़कियों की परछाई से भी दूर रहूंगा, बस मुझे माफ़ कर दो। उसे इस तरह गिड़गिड़ाते देख वृषांक उसके पैर पर रोड गड़ाते हुए कहता है, क्यों अब नहीं लेना अपनी बेइज्जती का बदला, अब नहीं ले जाना किसी लड़की को अपने बिस्तर तक, कैसा मर्द है रे तू, एक ना नहीं बर्दाश्त हुई तुझसे, अगर लड़की तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो उसके साथ जबरदस्ती करेगा। जबरदस्ती करेगा।
ये चिल्लाते हुए वृषांक ने वो रोड कल्याण के दोनों पैर में घुसा दी, जिसे देख वहां सब काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि वृषांक इस वक्त हैवानियत की सारी हदें पार कर रहा था। ये सब देखकर तो अब मुस्कान, अनूप को भी वृषांक से डर लगने लगा था। वहीं भाव्या भी अब वृषांक के इस कारनामे से डरने लगी थी, लेकिन वृषांक का गुस्सा था कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कल्याण को भी सीधा लेटा दिया, जिसके बाद वृषांक ने उसके साथ भी वही किया जो कुछ देर पहले उसके भाई के साथ किया था, जिससे उसका भी वही अंजाम हुआ। लेकिन वृषांक अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया था। उसके आंखों के सामने बार बार भाव्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वो कुछ देर वहीं यूं ही बैठा रहा, लेकिन फिर अचानक गुस्से में जाकर ग्राउंड में पड़ा बड़ा सा पत्थर ले आता है। ये देखकर तो सबकी सांसें ही अटक गई थी, क्योंकि पीटने तक तो ठीक था, लेकिन वृषांक तो आज इन दोनों को मार देने पर ही उतारू हो गया था। ये देखकर सारे लोग काफी डर गए थे। वहीं भाव्या भी ये नज़ारा देख काफी डर गई थी। वहीं वृषांक तो जैसे इस वक्त अपने आपे में ही नहीं था। वो पत्थर ले आकर जैसे ही विश्वास को मारने ही जा रहा होता है कि ये देख सबकी सांसें अटक गई थी। वहीं भाव्या ये देखकर जोर से चिल्लाती है वीशी, जिसे सुनकर वृषांक के ऊपर उठे हुआ हाथ अचानक रुक जाते हैं और वो मुड़कर भाव्या की तरफ देखता है, जो रोते हुए कह रही थी, बस करो वीशी, मुझे डर लग रहा है। उसकी ये बात सुनकर वृषांक तुरंत वो पत्थर फेंककर उसके पास चला जाता है। वहीं वृषांक के पास आते ही भाव्या उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख वृषांक की आंखें भी नम हो जाती है, जिसे देख वहां सबका सिर शर्म से झुक जाता है। आज ये सब सिर्फ उनके हिम्मत कर जवाब ना देने के कारण हो रहा था। वहीं वृषांक भाव्या को वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो पीछे मुड़कर पूरे कॉलेज से कहता है, आज के बाद अगर किसी ने भी भाव्या की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो वो किसी को भी आखिरी बार देखेगा। वृषांक की धमकी सुनना चाहते हुए भी सारे स्टूडेंट यहाँ तक टीचर भी काम जाते हैं। वहीं जाते जाते वृषांक की नज़र नेहा पर जाती है। वहीं वृषांक की नज़र अपने ऊपर देख नेहा काम जाती है। वृषांक नेहा को देख गुस्से से कहता है, बहुत शौक है ना दूसरों की फीलिंग और जिंदगी से खेलने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली खेल किसी कहते हैं। कल की सुबह तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं लाएगी। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। वहीं नेहा की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अपने लालच और शौक के चक्कर में आज उसने ये क्या कर दिया था, लेकिन अब पछता कर भी क्या होना था, क्योंकि अब जो होना हो वो तो होकर ही रहेगा। तो क्या होगा आगे? क्या विश्वास और कल्याण की ऐसी हालत देख कुमार साहब चुप बैठेंगे या फिर वृषांक उन्हें भी उनकी औकात दिखाएगा? 82 वृषांक का कॉल। अब आगे वृषांक भाव्या को लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं मुस्कान भी अनूप को लेकर वहां से निकल जाती है और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल जाती है। वहीं अब तक अपने बेटों के पीटने की खबर कुमार साहब को भी मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो अपने जरूरी मीटिंग छोड़कर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, जहां अपने बेटों की हालत देख सहम जाते हैं। जिसके बाद उन्हें उस इंसान पर काफी गुस्सा आता है जिसने उनके बेटों की ये हालत की थी। वो ये सब सोच ही रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं, जिसे देख कुमार जी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरे बेटे ... जिस पर डॉक्टर उन्हें देख कहता है, ओ आप आ गए, चलिए मेरे कैबिन में बैठकर बातें करते हैं। जिसके बाद दोनों लोग कैबिन की तरफ निकल जाते हैं, जहां कुमार वापस से पूछता है, डॉक्टर मेरे बेटे ठीक तो है ना? जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं, देखिए कुमार जी, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, आपके दोनों बेटों की हालत काफ़ी ख़राब है। उनके शरीर की लगभग 18 हड्डियाँ टूट चुकी हैं और इंटरनल चोटें भी काफ़ी लगी है, जिसके बाद मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों कभी दोबारा अपने पैरों पर चल पाएंगे। वहीं बात करें उनके मेन पार्ट की, तो उस पर काफ़ी डैमेज हुआ है, तो वो शायद अब कभी बाप भी नहीं बन पाएंगे। ये सुनकर कुमार के पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था उनके बेटों को साथ ऐसा भी कोई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कुमार जी को अपने बेटों की करतूत नहीं पता था, लेकिन वो कहते हैं ना, माँ बाप की नज़रों में अपना बेटा हमेशा सही ही होता है। वैसा ही कुछ हाल कुमार जी का भी था। ये सब सुनने के बाद उनके अंदर का शैतान जाग गया था। वो उस इंसान को खत्म कर देना चाहते थे जिसने भी उनके बेटों के साथ ऐसा किया था। जिसके बाद वो गुस्से से अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, बताओ क्या हुआ था वहाँ? जिस पर उनका सेक्रेटरी उन्हें वहाँ की सारी बात बताता है, जिसे सुन उसके आंखों से अंगारे बरसने लगते हैं और वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, एक लड़की की वजह से मेरे बेटों की ये हालत हुई है। उस लड़की और उसके उस दोस्त को मरना होगा। मैं उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि सारा शहर ये देखकर कांप उठेगा। वहीं दूसरी तरफ अब तक कॉलेज की खबर प्रजापति भवन में भी पहुंच चुकी थी, जिससे भावेश जी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। वहीं कौशल्या जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वो लोग अभी कुछ सोच पाते उससे पहले उन्हें बाहर कार के रुकने की आवाज़ आई, जिसे सुन भावेश जी और कौशल्या जी दोनों ही बाहर की तरफ भागते हैं, जहां वृषांक भाव्या को अपनी गोद में लिए चला आ रहा था, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। वहीं अपने बच्ची की ये हालत देखकर भावेश जी और कौशल्या जी का कलेजा फटने को हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो लोग कभी अपने बेटी को इस हालत में भी देखेंगे। वहीं वृषांक उन सब पर बिना ध्यान दिए भाव्या को ऊपर बने उसके कमरे में ले जाता है, जहां आकर डॉक्टर उसका चेकअप करने लगते हैं और वृषांक नीचे आ जाता है। उसे नीचे आता देख कौशल्या जी उससे रोते हुए पूछती है, वृषांक ये सब कैसे हो गया? जिस पर वृषांक अपने सिर झुकाते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए आंटी, मैं अपनी ड्यूटी करने में नाकामयाब हो गया। आज जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं।
ये सुनकर भावेश जी कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वृषांक, कोई इंसान किसी के साथ 24 घंटे तो नहीं रह सकता ना, और तुमने जो किया वह भी काफ़ी है। जिसे सुन वृषांक गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है नहीं सर, वो काफ़ी नहीं है, वो दोनों अभी जिंदा हैं। उसे इतने गुस्से में देख एक बार को भावेश जी भी डर जाते हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं नहीं वृषांक, तुमने जो करना था तुमने कर दिया, अब यहाँ से मैं देख लूंगा, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो लोग अभी ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि उतने में डॉक्टर भाव्या के रूम से बाहर आ जाते हैं, जिसे देख सब उनके पास भागते हैं। वहीं वृषांक सबसे पहले पहुंचकर उनसे पूछता है सर क्या भाव्या ठीक है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं हाँ वो बाहरी तौर पर तो ठीक है, बस कुछ खरोंचें लगी है जो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन ये बोल वो चुप हो जाते हैं तो कौशल्या जी पूछती है लेकिन क्या डॉक्टर साहब, जिस पर डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं देखिए वो बाहरी तौर पर तो ठीक है लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर लड़कियां डिप्रेशन की शिकार हो जाती है, जिसके बाद वो बाहरी लोगों से मिलने में डरने लगती हैं। ये सुनकर भावेश जी पूछते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, जिस पर डॉक्टर साहब उन्हें बताते हैं इस वक्त में लड़की का परिवार ही उसे संभाल सकता है, आप लोग उसके साथ रहिए, उसे खुश रखने की कोशिश करिए, उसे ये एहसास दिलाइए कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे उसे परेशान होने की जरूरत हो। ये सुनकर सब हमें सिर हिलाते हैं। वहीं डॉक्टर साहब उन्हें अगले दिन आने का कहकर निकल जाते हैं। उनके जाते ही कौशल्या जी रोते हुए कहने लगती है पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे बच्ची को जो उसके साथ ये सब हो रहा है, जिसे देख भावेश जी उन्हें चुप कराते हुए कहते हैं हिम्मत रखिए कौशल्या जी, अगर आप ही इस तरह हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। उन्हें इस तरह टूटता देख वृषांत को वापस से गुस्सा आने लगता है और वो वहां से किसी को फ़ोन करते हुए निकल जाता है। वहीं शाम के 7 बज चुके थे। विशाल कैफे सर्व में आहाना का बेसब्री से इंतजार कर रहा था और बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था, साथ ही साथ भगवान से मना भी रहा था कि आहाना जरूर आए, क्योंकि उसका आना ही ये साबित कर देगा कि वो भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद वो उसे बहुत ही ग्रैंड तरीके से प्रपोज करेगा, जिसे सोचकर विशाल के दिल में गुदगुदी से हो रही थी। वहीं आहाना का हाल भी विशाल से कुछ जुदा नहीं था, उसके मन में भी तितलियां उड़ रही थी। वो कार में बैठी ये सोच रही थी कि आखिर वो कैसे विशाल को फेस करेगी, क्या कहेगी उससे, विशाल कैसा रिएक्ट करेगा उसे देखकर, वो तो खुशी से पागल ही हो जाएगा। ये सब सोचकर उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और धड़कते दिल के साथ वो कैफे में इंटर करती है, जहां वो विशाल को बेसब्री से उसका इंतजार करते हुए पाती है, जिसे देख उसके दिल में एक अजीब सी खुशी होने लगती है। वहीं विशाल भी आहाना को आता देख लेता है, जिससे उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे भी पता चल गया था कि वो भी उससे प्यार करती है। वो इतना खुश हो जाता है कि इस बात पर ध्यान ही नहीं देता है, आज आहाना सिर्फ उसके लिए ही इतना तैयार होकर आई है। वहीं जब विशाल का ध्यान का उस पर जाता है तो उसकी तो मानो सांसें ही थम सी जाती है, क्योंकि आज आहाना वाकई काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। आज उसने डार्क ग्रीन कलर का शूट पहना हुआ था, आंखों में काजल और खुले बाल में वो स्वर्ग से आई परी से कम नहीं लग रही थी। वहीं विशाल की नज़र खुद पर महसूस कर आहाना और ज़्यादा शर्माने लगती है, जिससे उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ रहा था। वहीं आहाना धीमे कदमों से चलते हुए विशाल के पास आ रही थी। वहीं विशाल भी उसके आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। दोनों के ही दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे थे, जिस पर विशाल हिम्मत करके जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे देख विशाल को इस वक्त फ़ोन करने वाले पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो जैसे ही देखता है कि कॉल वृषांत का है, उसका सारा गुस्सा तुरंत गायब हो जाता है और वो तुरंत फ़ोन उठाता है। वो कुछ कहता उससे पहले वृषांत की गुस्से भरी आवाज़ आती है, विशाल जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचो और मार्क को भी साथ लेकर आना और उससे कहना अपने सारे आदमियों को तैयार रखे। ये बोल वो बिना कुछ सुने फ़ोन काट देता है। वहीं विशाल वृषांत को इतने गुस्से में देख डर जाता है और अपने मन में कहता है आज ना जाने किसकी मौत आई है जो वृषांत सर से भीड़ने चला आया। वहीं विशाल को एकदम से इतना सीरियस देख आहाना पूछती है क्या हुआ विशाल जी, आप ठीक तो हैं, जिस पर विशाल कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज के लिए आई एम सॉरी, लेकिन आज हमें ये डिनर कैंसिल करना होगा, हम फिर किसी दिन डिनर कर लेंगे। वहीं विशाल की बात सुन आहाना इतना तो समझ ही जाती है कि बात जरूर कुछ बड़ी है, वरना विशाल ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता, तो वो भी हाँ में सिर हिला देती है, जिसके बाद विशाल आहाना को छोड़ने चला जाता है। तो क्या होगा आगे और क्या करने वाला है वृषांक, और क्या सच में कुमार जी कुछ करेंगे भाव्या के परिवार के साथ, या फिर उससे पहले ही वृषांक उन्हें बचा लेगा। चैटी 3 कौन आया प्रजापति भवन में। विशाल आहाना को लेकर वहां से निकल जाता है। विशाल अपने प्लान के खराब होने से दुखी तो था, लेकिन वृषांत के गुस्से को याद कर उसे डर लग रहा था कि ना जाने अब किसी शामत आने वाली है। वहीं आहाना विशाल को इतना परेशान देखकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछती है विशाल जी सब ठीक है ना, जिसका एहसास होते हैं विशाल उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहता है हाँ सब ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड आई एम सॉरी, आज के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी तुम्हारे लिए, लेकिन एन टाइम पर सर का कॉल आ गया। जिसे सुन आहाना कहती है आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए आपका साथ ही काफ़ी है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर विशाल के दिल में एक अजीब सी खुशी का एहसास होता है और वो अपने मन में सोचता है ज़रूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे जो आहाना जैसी लड़की मुझे मिली है। एक बार ये सब जब खत्म हो जाएगा तो फिर मैं आहाना को सारे खुशियाँ दूंगा जो एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से चाहती है। ये सोच वो आहाना के हाथों के चुम लेता है, जिससे आहाना शर्मा जाती है।
कुछ ही देर में आहाना का घर आ जाता है। वो आहाना को वहां छोड़ तुरंत मार्क को फ़ोन करता है। वहीं मार्क रोजी के लिए खीर बना रहा था। विशाल का फ़ोन आते देख सोचता है ये विशाल मुझे क्यों कॉल कर रहा है। ये सोच वो फ़ोन उठाता है। तभी विशाल बोलता है जल्दी से घर से बाहर निकल, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, हमें ऑफिस जाना है, सर का कॉल आया था और तुझे अपने आदमियों को भी तैयार रखने को बोला है। विशाल की बात सुन मार्क सीरियस हो जाता है और पूछता है क्यों, क्या हुआ। जिस पर विशाल कहता है मुझे नहीं मालूम, बस सर ने मुझसे यही कहा और फ़ोन रख दिया, बाकी तो ऑफिस जाकर ही पता चलेगा, तू बाहर निकल, मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। कुछ ही देर में आहाना का घर आ जाता है। वो आहाना को वहां छोड़ तुरंत मार्क को फ़ोन करता है। वहीं मार्क रोजी के लिए खीर बना रहा था। विशाल का फ़ोन आते देख सोचता है ये विशाल मुझे क्यों कॉल कर रहा है। ये सोच वो फ़ोन उठाता है। तभी विशाल बोलता है जल्दी से घर से बाहर निकल, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, हमें ऑफिस जाना है, सर का कॉल आया था और तुझे अपने आदमियों को भी तैयार रखने को बोला है। विशाल की बात सुन मार्क सीरियस हो जाता है और पूछता है क्यों, क्या हुआ। जिस पर विशाल कहता है मुझे नहीं मालूम, बस सर ने मुझसे यही कहा और फ़ोन रख दिया, बाकी तो ऑफिस जाकर ही पता चलेगा, तू बाहर निकल, मैं तेरे घर के सामने खड़ा हूँ। ये बोल वो फ़ोन काट देता है। वहीं मार्क भी तुरंत रोजी को आता हूँ बोल निकल जाता है और साथ ही साथ अपने आदमियों को उसके ऑर्डर तक इकट्ठा होने और उसके ऑर्डर का इंतजार करने को बोल देता है। बाहर निकल देखता है कि सामने विशाल खड़ा था। वो जल्दी से जाकर कार में बैठ जाता है और पूछता है हाँ तो बता, किसी मौत आई है जो वृषांक से भिड़ने निकला है। जिस पर विशाल कहता है पता नहीं यार, लेकिन सर काफ़ी गुस्से में लग रहे थे, जरूर ही बात बहुत बड़ी होगी। ये बोल वो चुप हो जाता है। कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस के सामने खड़े होते हैं जहां वृषांक उनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वो लोग जल्दी से ऑफिस के अंदर चले जाते हैं जहां वृषांक अपने चेयर पर बैठ जाता है। तो विशाल पूछता है क्या बात है सर, क्या कुछ हुआ है। जिस पर वृषांक एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है भाव्या के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। ये सुनते ही विशाल और मार्क दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वहीं वृषांक आगे कहता है और वो लोग कुमार के बेटे विश्वास और कल्याण थे। ये सुनने के बाद तो विशाल और मार्क के हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से जानते थे कि कुमार कौन है और कल्याण और विश्वास के बारे में भी जानते थे। वो लोग जल्दी से ऑफिस के अंदर चले जाते हैं जहां वृषांक अपने चेयर पर बैठ जाता है। तो विशाल पूछता है क्या बात है सर, क्या कुछ हुआ है। जिस पर वृषांक एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है भाव्या के साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी है। ये सुनते ही विशाल और मार्क दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वहीं वृषांक आगे कहता है और वो लोग कुमार के बेटे विश्वास और कल्याण थे। ये सुनने के बाद तो विशाल और मार्क के हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वो लोग भी अच्छे से जानते थे कि कुमार कौन है और कल्याण और विश्वास के बारे में भी जानते थे। ये सुनकर विशाल पूछता है तो सर आपने क्या किया। जिस पर वृषांक अपने गुस्से को दबाते हुए बोलता है वही जो ऐसे लोगों के साथ करना चाहिए, आज के बाद जब भी किसी लड़की को देखेंगे तो डर के मारे काम उठेंगे। ये सुनकर मार्क कहता है सही क्या सर आपने, मैंने तो सुना है ये विश्वास बहुत ही घटिया आदमी है सर, इसने ना जाने कितनी लड़कियों का रेप करके उन्हें मार दिया सर, और छात्र नेता होने के कारण यहाँ की पार्टी का भी सपोर्ट है उसे, जिसकी वजह से वो हर बार बच जाता था। वहीं विशाल जो इतनी देर से चुप था पूछता है तो सर अब क्या, क्योंकि मुझे आपको ये बातने की ज़रूरत तो नहीं है कि कुमार को भी कोई दूध का धुला आदमी नहीं है, कई सारे गैर कानूनी कारोबार चलते हैं, उसके लड़कियों के धंधे में भी शामिल है हो, यहाँ तक विश्वास के रेप करने के बाद वही तो उन लड़कियों को ठिकाने लगाता था। ये सुनकर वृषांत कहता है उसी बारे में तो बात करने हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जिस पर मार्क कहता है सर आप बस ऑर्डर कीजिए, हमें क्या करना है। जिस पर वृषांत कहता है विशाल और मार्क तुम दोनों मिलकर कुमार के गैर कानूनी ठिकानों को पता करो और मार्क तुम अपने आदमियों से उसे बर्बाद करने को कह दो, जिसके बाद उन लोगों को पुलिस को खबर करने को कह देना। वहीं विशाल से कहता है विशाल तुम कुमार के बिजनेस के लूप होल के बारे में पता करो ताकि हम उसका बिजनेस बर्बाद कर सके। ये सुनकर विशाल और मार्क अपने काम पर लग जाते हैं। वहीं वृषांत वापस प्रजापति भवन के लिए निकल जाता है जहाँ एक अलग ही तूफान उसका इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ भावेश जी और कौशल्या जी आपस में बात कर रहे होते हैं। कौशल्या जी कहती है ना जाने किसकी नज़र लग गई है हमारी बच्ची को, जो हमेशा खुशी से इस घर में चार चांद लगाती थी, आज सहम कर अपने कमरे में पड़ी है, ये देखकर मेरा दिल बहुत रो रहा है भावेश जी। जिस पर भावेश जी कहते हैं कौशल्या जी संभालिए अपने आप को, अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगी तो भाव्या को कौन संभालेगा। जिसे सुन कौशल्या जी गुस्से से कहती है मुझसे वादा करिए भावेश जी आप उन कमीनों को सजा जरूर दिलवाएंगे। जिस पर भावेश जी कहते हैं ये भी कोई कहने की बात है कौशल्या जी, मैं जरूर उन्हें सजा दिलवाऊंगा। वो दोनों अभी ये सब बोल ही रहे होते हैं कि तभी कोई जोर से उनके दरवाजे पर लात मारता है, जिससे दोनों लोग एक पल के लिए डर जाते हैं और पीछे मुड़ते हैं, जहां सामने खड़े आदमी को देख दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तो क्या होगा आगे, आखिर कौन है वो इंसान जिसने भावेश जी के घर में ऐसे आने की हिम्मत करी है, और क्या करेगा वृषांत जब अपने सामने उस आदमी को देखेगा। 84 कुमार आया सामने। अब आगे कौशल्या जी और भावेश जी बैठे आपस में बातें ही कर रहे थे जब उनके घर का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला, जहां सामने खड़े शख्स को देखकर भावेश जी और कौशल्या जी चौंक गए, क्योंकि सामने और कोई नहीं कुमार खड़ा था, जिसे देख दोनों लोग काफी हैरान थे।
वहीं कुमार भावेश जी को गुस्से से घुरे जा रहा था, मानो जिंदा ही खा जाएगा। वहीं भावेश जी नजर उसके पीछे अपने गार्ड्स पर जाती है जो अब तक मर चुके थे। ये देखकर भावेश जी गुस्से में आ जाते हैं और कुमार पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कुमार हमने कहा था ना कि ऑफिस की दुश्मनी घर तक नहीं लाएंगे। जिस पर कुमार आराम से सोफे पर बैठते हुए कहता है, हाँ कहा था, लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की मेरे बेटों को मारकर। जिस पर भावेश कंफ्यूज होते हुए पूछता है, मैंने तुम्हारे बेटों को कब मारा? जिस पर कुमार कहता है, तुमने नहीं, तुम्हारे उस गार्ड ने जो भाव्या के साथ जाता है उसके कॉलेज विश्वास और कल्याण मेरे ही बेटे हैं। जिसे सुन भावेश जी सब कुछ समझ जाते हैं, फिर गुस्से में बोलते हैं, फिर तो अच्छा ही किया, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बेटों ने क्या किया था मेरी बेटी के साथ। जिस पर कुमार गुस्से से कहता है, तो ऐसी हालत कर देगा मेरे बेटों की? अरे जैसे भी थे मेरे बेटे थे, उन्हें मैं अपनी जान से ज्यादा चाहता था। अरे जवान थे, हो जाता ये सब, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू उन्हें कहीं ना नहीं छोड़ेगा। और तेरे बेटी के चक्कर में उस गार्ड ने मेरे बेटों की ये हालत कर दी। अब मैं तेरी बेटी को उन दोनों की आया बनाऊंगा और उस गार्ड की तो मैं वो हालत करूंगा कि मौत भी उसे वरदान लगने लगेगी। ये सुनकर भावेश जी चिल्लाते हुए कहते हैं, कुमार अपनी हद में रह वरना। ये सुन कुमार गुस्से से भावेश जी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, वरना क्या? हाँ वरना क्या? तुझे दिखता नहीं तुझे बचाने के लिए यहाँ कोई जिंदा नहीं है? अभी तू मुझे धमका रहा है, कहीं ये अकड़ अपने भाई और साले की वजह से तो नहीं जो यहाँ के मिनिस्टर और कमिश्नर हैं? अगर ऐसा है तो जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक तेरी बेटी हमारे घर के लोगों के बिस्तर की शोभा बढ़ा रही होगी। ये सुन भावेश जी गुस्से से कुमार को एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, कुमार अपनी जबान संभाल कर बात कर। ये देख कुमार गुस्से से उन पर गंतान देता है और कहता है, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ भावेश, कुछ भी ऐसा मत कर कि मैं तेरी बेटी और उस गार्ड से पहले तुझे मार दूँ। ये बोल वो अपने गार्ड से कहता है, जाओ जाकर देखो कहाँ वो लड़की और उसे मेरे सामने ले आओ। ये सुन जहाँ भावेश और कौशल्या जी उसे छोड़ने को कहते हैं, वहीं अब तक वो गार्ड भाव्या को ढूंढने जा भी चुका था। कुछ ही देर में वो भाव्या को घसीटता हुआ नीचे ले आता है जहां भावेश और कौशल्या जी पहले से ही थे। उन पर गन तनी हुई देख भाव्या और ज्यादा डर जाती है और भागते हुए उनके पास जाती है, लेकिन वो उनके पास पहुंच पाती उससे पहले कुमार उसे पकड़ लेता है और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ ऊपर उठाते हुए कहता है, वाकई में मेरे बेटों की कोई गलती नहीं थी। जब लड़की ही इतनी सुंदर हो तो किसी का भी ईमान हिल सकता है, तो फिर मेरे बेटे क्या चीज़ हैं? और तुझे देखकर तो मेरा भी ईमान हिल गया है। एक बार तो मैं भी तेरे साथ सुहागरात मनाऊंगा। ये बोल वो शैतानों वाली हंसी हंसने लगता है। वहीं ये सब सुनकर भाव्या को इतना गुस्सा आता है कि वो कुमार के चेहरे पर थूक देती है, जिसे देख कुमार काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भाव्या को जोर का थप्पड़ मारते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं थप्पड़ इतना जोरदार था कि भाव्या जमीन पर गिर जाती है और उसके होठों के कोने से खून आने लगते हैं। कुमार भाव्या को मारने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले पीछे से आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर सब उस तरफ मुड़कर देखते हैं जहाँ कुमार और उसके गार्ड्स उसे देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। वहीं भावेश, कौशल्या जी और भाव्या के जान में जान आ गई थी। जी हाँ, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वृषांक ही था। वहीं वृषांक उन गार्ड्स के बीच से ऐसे निकल रहा था मानो उसके लिए वो सभी कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ नहीं हो। वहीं वृषांक की नज़र जब भाव्या पर जाती है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि भाव्या की हालत काफ़ी खराब लग रही थी। उसके होठों से खून आ रहा था और गाल पर उंगलियों के निशान थे। ये सब देखकर वृषांक तुरंत उसके पास भागता है और उसे पकड़ते हुए पूछता है, भाव्या क्या है ये सब? जिस पर भाव्या वृषांक को देखकर उससे लिपट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके मुंह से कोई शब्द ही बाहर नहीं आ पा रहा था सिवाय वृषांक के नाम के, जिसे देख वृषांक काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं कुमार वृषांक का नाम सुनते ही समझ जाता है कि यही वो लड़का है जिसने उसके बेटों की वो हालत करी है। ये जान कुमार कहता है, अच्छा तो वो तुम हो जिसने मेरे बेटों की ऐसी हालत कर दी? तू तो बच्चा है रे, फिर मेरे बेटों की ऐसी हालत कैसे कर दी तूने? खैर अब जब कर ही दी है तो अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाए। बोल वो अपने गार्ड से कहते हैं, इसे तब तक मारो जब तक ये अपनी जान की भीख ना मांगने लगे। इसके बाद मैं इसे अपने घर के कुत्तों के साथ बांधूंगा ताकि इसे पता चलता रहे कि इसने किससे पंगा लिया है। वहीं वृषांक को अब तक भाव्या के दर्द देखकर दुखी थी। अचानक उसके आंखों में गुस्से ने जगह ले ली थी। आज तक भाव्या के माँ बाप ने भी उस पर कभी हाथ नहीं उठाया था और इस कुमार ने उसी थप्पड़ मार दिया, इसे तो आज मरना होगा। ये सोच वृषांक भाव्या को वहीं बैठकर इंतजार करने को कहता है। तभी कुमार का गार्ड वृषांक के कंधे पर हाथ रख उसे उठाने लगता है, लेकिन तभी सब देखते हैं कि वो गार्ड जमीन पर पड़ा है। ये देखकर कुमार के साथ साथ उसके गार्ड भी हैरान थे कि आखिर इस लड़ने ने इस कब मारा। वहीं वृषांक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने सामने डाइनिंग टेबल पर पड़ी चाकू उठाई, जिसके बाद फिर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें प्रजापति भवन में गूंजने लगी, क्योंकि वृषांक उन्हें एक एक करके इतनी बेरहमी से मार रहा था। अगला बंदा उसे मारने के बजाय अपनी जान बचाने की सोचने लगा। वहीं कुमार की हालत तो देखने लायक हो गई थी। उसे लगा था कि वृषांक ने गलती से ताव में आकर मेरे बेटों को मार दिया होगा, लेकिन सामने का नज़ारा देखने के बाद उसका ये भ्रम भी दूर हो गया था। वहीं वृषांक के सिर पर जो जैसे खून सवार हो गया था वो लगातार पर उन गार्ड्स को मारे ही जा रहा था, जिसे देख एक बार के लिए तो भावेश और कौशल्या जी भी डर गए थे। वहीं अब तक कुमार अपने यहाँ आने के फैसले पर पछताना शुरू कर चुका था, लेकिन पछतावे के लिए अब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जब तक कुमार ये सब सोच रहा था तब तक तो वृषांक ने उसके सारे गार्ड या फिर गुंडे कह लें उन्हें खत्म कर दिया था और अब वो कुमार की तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख कुमार की हालत खराब होने लगी। जहां अब तक कुमार की जबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई थी वहीं अब उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। उसे सामने अपनी मौत नजर आ रही थी। 85 कुमार का अंत। अब आगे वृषांक का ये रूप देखकर एक बार के लिए भावेश और कौशल्या जी भी डर गई थी। वहीं वृषांक जो इस वक्त अपने आप में नहीं था, सबको मारने के बाद अंत में कुमार की तरफ बढ़ता है, जिसे देख कुमार की मानो सांसें ही थमने लगती है। उसे समाने से अपनी मौत चलती हुई नजर आ रही थी। अब उसे पता चल रहा था कि वृषांक ने तुक्के में उसके बेटों को नहीं मारा होगा, बल्कि वो लोग तो इस राक्षस के आगे वैसे भी नहीं टिक पाते। उसे अब कहीं ना कहीं यहाँ आने का पछतावा होने लगा था, लेकिन अब पछतावे के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। वो घर आ गया ये देखकर तो वृषांक शायद उसे माफ़ भी कर देता, लेकिन उसने को भाव्या को थप्पड़ ही मार दिया। उसे अब मरने से तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। वहीं वृषांक गुस्से में कुमार के पास गया था, जिसे देख कुमार अपना डर छिपा चिल्लाते हुए कहता है, आगे मत बढ़, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ, समझा, तुझे मेरी पहुँच का अंदाजा नहीं है। वहीं वृषांक को उसकी इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा रहा था, वो उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। वहीं कुमार वृषांक को ना रुकते देख अपने पास से गन निकालकर वृषांक पर तान देता है और चिल्लाते हुए कहता है, अगर अब आगे बढ़ने की कोशिश की तो तू जान से जाएगा। ये सुनकर वृषांक फिर भी नहीं रुका, उल्टा जल्दी से आकर जिस हाथ में उसने गन पकड़ी हुई थी उसे मोड़कर उससे वो गन ले लेता है और अपनी पास की चाकू को उसके उसी हाथ के साथ डाइनिंग टेबल पर गाड़ देता है, जिस हाथ से उसने भाव्या को थप्पड़ मारा था, जिससे एक चीख पूरे प्रजापति भवन में गूंज जाती है। वहीं सामने का नजारा देख भाव्या, भावेश और कौशल्या जी काम से जाते हैं। उधर वृषांक इतने में ही नहीं रुकता, कुमार के हाथ पर चाकू मारने के बाद वो उसे लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ मारने लगता है, साथ ही साथ गुस्से से कहने लगता है, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी भाव्या को हाथ लगाने की, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा साले। उसे जी भरकर थप्पड़ मारने के बाद वृषांक उसके सामने बैठ जाता है। वहीं कुमार की शक्ल को अब पहचानना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतने थप्पड़ खाने के बाद उसकी शक्ल गुब्बारे की तरह फूल चुकी थी। फिर भी कुमार की अपने कमीनेपन से बाज नहीं आता और वृषांक को धमकाते हुए कहता है, तूने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुझे पता नहीं जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तब तेरे साथ क्या होगा। जिस पर वृषांक एक शैतानी मुस्कुराहट देते हुए कहता है, तुझे लगता है कि तेरे भाव्या पर हाथ उठाने के बाद आज तू यहाँ से जिंदा वापस जाएगा। फिर गुस्से से दांत चबाते हुए कहता है, तुझे काट कर इस घर के कुत्तों को खिला दूं साले, ताकि तेरी लाश भी किसी को ना मिले। ये सुनकर कुमार की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं वृषांक अब इमोशनल होते हुए कहता है, क्या गलती थी भाव्या की जो उसके साथ तुम लोगों ने ऐसा किया, क्या किसी लड़की को ना कहने का हक नहीं है, हर बार लड़की की ना उसकी हाँ नहीं होती, बस यही कसूर था ना भाव्या का कि उसने तेरे बेटों को ना कहा था। जिस पर कुमार चिल्लाते हुए कहता है, तो मेरे बेटों की क्या गलती थी, उन्हें तूने इतनी बुरी तरह मारा है कि अब वो जिंदगी भर चल फिर नहीं सकते, कभी बाप नहीं बन सकते, क्या कसूर था उनका। जिस पर वृषांक चिल्लाते हुए कहता है, तो जरूरत ही क्या है उन्हें बाप बनने की, भगवान किसी भी बच्चे को उनके और तेरे जैसा बाप ना ही दे तो अच्छा, तू जानता था ना तेरे बेटे गलत राह पर चल रहे हैं, तू समझा नहीं सकता, उन्हें बता नहीं सकता था कि बेटा ये तुम लोग गलत कर रहे हो, उल्टा तूने क्या किया, उन्हें और बढ़ावा दिया। और ... क्या कसूर था, तुझे नहीं पता क्या कसूर था, तेरे बेटे कोई दूध के धुले नहीं थे, सालों ने आज तक 9 लड़कियों का रेप किया था, जिसमें से 4 को मार भी दिया। तुझे जब ये सब पता चला तुझे अपने बेटों को रोकना नहीं चाहिए था, उल्टा तूने क्या किया, उन्हें समझाने के बजाय उनकी लाश को ठिकाने लगाने में उनकी मदद की और शाबाशी दी है। किसी बात की शाबाशी दी कि वाह बेटा तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, रेप करके साले तुझ जैसे बाप ही होते हैं जिनकी वजह से उनके लड़कों के अंदर ये हिम्मत आती है कि वो लोग लड़कियों को छेड़ने से डरते नहीं है। अगर उन्हें पहले ही ये बता दिया जाए कि लड़कियां छेड़ने के लिए नहीं बनी और तुमने ऐसा कुछ किया तो बेटा हम ही तुझे मार देंगे, ये डर जब उनके अंदर रहेगा तब जाकर वो किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन तूने क्या किया, उन्हें समझाने के बजाय बढ़ावा दिया। अगर तेरी कोई लड़की होती तभी तू क्या यही करता, नहीं ना तो फिर बेटों को साथ क्यों किया। ये बोल वो कुमार को 2-3 थप्पड़ और जड़ देता है। वहीं कुमार की अकड़ अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो गुस्से से कहता है, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ फिर मैं तुझे बताता हूँ मैं क्या हूँ। जिस पर वृषांक उस चाकू को और जोर से दबाते हुए पूछता है, कौन है तू, औकात क्या है तेरी, साले लड़कियों का धंधा करके तूने जो ये अपना नाम बनाया है ना, आज उस नाम की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं रह गई है। ये बोल वो हॉल में लगे टीवी को चला देता है, जहां इस वक्त कुमार के बारे में ही बताया जा रहा था। टीवी पर एक रिपोर्टर न्यूज सुनाते हुए कह रहा था, आज की सनसनी फैला देने वाली खबर, इस शहर के जाने माने और इज्जतदार बिजनेसमैन कुमार का सच आया सामने। सालों से अपने बिजनेस की आड़ में कर रहे थे गैर कानूनी काम, यहाँ तक की लड़कियों की खरीद फरोश में थे शामिल। अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि उनके कई सारे ठिकानों पर पुलिस ने छापा मारा है, जहाँ कई सारे गैर कानूनी चीजें बरामद हुई है। वहीं कई होटलों में लड़कियां भी मिली है, पुलिस उन्हें सारे शहर में ढूंढ रही है। ये सुनकर कुमार के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। यहाँ आने से पहले वो इस शहर का एक इज्जतदार आदमी हुआ करता था, वहीं अब एक भागा हुआ क्रिमिनल हो चुका है।
वहीं भावेश जी और कौशल्या जी कुमार का ये रूप देखकर काफ़ी हैरान थे, क्योंकि उन्हें ये तो पता था कि कुमार बिजनेस में काफ़ी घपले करता है, लेकिन असल में वो इतना नीच आदमी है उन्हें नहीं मालूम था। ये सब देखकर कुमार के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। वो चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुझे ... वो अभी इतना ही बोल पाया था कि वृषांक ने उसके सीने में उसकी की गन की सारी गोली उतार दी। ये देखकर तो वहां खड़े सारे लोग डर गए। वृषांक ने इतनी आसानी से किसी इंसान को मार दिया था मानो उसका ये रोज का काम हो। फिर आराम से जाकर उस गन को उसके ही एक आदमी के हाथ में रख दी और आकर सामने वाले सोफे पर बैठा ही था कि तभी हर स्टोरी की तरह जैसे पुलिस सब हो जाने के बाद आ जाती है जिसे कौशल्या जी के भाई और भाव्या का मामा अखिलेश लीड कर रहे थे, जो कि इस शहर के कमिश्नर भी थे। देर से ही सही, लेकिन उन्हें भी खबर मिल चुकी थी कि भाव्या के साथ क्या हुआ था और अब कुमार क्या करने गया है। लेकिन यहाँ आकर जो नज़ारा सामने देखने को मिला वो उनकी उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। ठीक तभी भावेश के भाई भी वहाँ आ जाते हैं, जो कि केंद्र सरकार में एक कैबिनेट मंत्री थे। सामने के नज़ारे को देख दोनों ही हैरान थे। ये देख अखिलेश जी भावेश जी से पूछते हैं यहाँ क्या हुआ था, जिस पर भावेश जी कुछ बोलते उससे पहले वृषांक बोलता है, ये लोग यहाँ भाव्या को और उसके पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाने आए थे, जिनमें आपस में पैसों को लेकर बहस हो गई जिससे सबने एक दूसरे को मार दिया। वहीं इन सब में इस कहानी का मुखिया कुमार भी मारा गया। ये सुनकर कोई भी इस कहानी पर विश्वास नहीं करता, तो अखिलेश जी तो फिर भी कमिश्नर थे, वो कैसे विश्वास कर लेते। वो वृषांक को देखकर पूछते हैं, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी इस कहानी पर हम यकीन कर लेंगे। जिस पर वृषांक कहता है, नहीं मानना है तो अपने जीजा जी से पूछ लो, यही हुआ था। ये सुनकर अखिलेश जी भावेश की तरफ मुड़ते हैं, जो अभी भी वृषांक के कारनामे से अपने शौक से बाहर ही नहीं आए थे। वहीं अखिलेश की आवाज़ सुनकर अपने होश में आते हुए कहते हैं, हाँ ... हाँ, वृषांक को कह रहा है वो सही है। जिस पर अखिलेश जी कहते हैं, जीजा जी मुझे पता है कुमार यहाँ क्या करने आया था, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा। जिस पर भावेश जी कुछ कहते उससे पहले वृषांक कहता है, क्या खाक संभालेंगे आप कमिश्नर साहब, जब आपको भी पता है कि कुमार यहाँ क्या करने आया था, फिर भी आप ये सब सवाल पूछ रहे हैं। वहीं दोबारा वृषांक को बीच में टोकते देख अखिलेश जी गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं, इतनी देर से बोले जा रहे हो, पहले तो ये बताओ तुम हो कौन। जिस पर भावेश जी कहते हैं, ये भाव्या का फ्रेंड और बॉडीगार्ड है जिसे मैंने उसके कॉलेज के लिए हायर किया था। ये सुनकर अखिलेश जी हैरान होते हुए पूछते हैं, ये और बॉडीगार्ड। ये सुनकर भावेश जी अपने मन में कहते हैं, बेटा कुछ देर पहले आया होता तब पता चल जाता है कि ये और बॉडीगार्ड। वहीं अखिलेश जी कहते हैं, ठीक है, जब आप लोग सच बोल रहे हैं तो बाकी की कार्रवाई पुलिस कर लेगी। ये बोल वो अपने साथ आए पुलिस वालों को सब संभालने को कह देते हैं। फिर वृषांक के पास जाकर उसके कान में कहते हैं, बेटा पुलिस बेवकूफ़ नहीं है, मुझे भी पता है यहाँ क्या हुआ था, लेकिन सच कहूँ तो जो हुआ अच्छा हुआ, हम तो कानून के हाथों मजबूर थे, लेकिन तुम नहीं, शाबाश बहुत अच्छे। जिस पर वृषांक कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा कर रह जाता है। तभी उसकी नज़र भाव्या पर पड़ती है, जो अब तक बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वृषांक तुरंत उसे उठाने जाता है, लेकिन जैसे ही उसका शरीर छूता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि भाव्या का शरीर बुखार से तप रहा था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और भावेश जी से कहता है, जल्दी से डॉक्टर साहब को दोबारा फ़ोन करिए, भाव्या को बहुत तेज बुखार है। ये सुनकर वो तीनों लोग भी परेशान हो जाती है। वहीं भावेश जी भी तुरंत डॉक्टर को कॉल लगा देते हैं। इन सब में कौशल्या जी की नज़र लगातार वृषांक पर बनी हुई थी। वो उसे बड़े ही गौर से देख रही थी, क्योंकि उन्हें वृषांक की आंखों में भाव्या के लिए दोस्ती से ज़्यादा कुछ नजर आया था। तो क्या होगा आगे, क्या कौशल्या जी वृषांक और भाव्या के रिश्ते के बारे में जान जाएंगी? क्या उन्हें ये जानने के बाद कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कोई दिक्कत हो नहीं होगी? 86 घमंड टूटा। अब आगे वृषांक भाव्या को उठाने जाता है तो पाता है कि उसका शरीर काफ़ी तप रहा है। ये देखकर वृषांक घबरा जाता है और भावेश जी को डॉक्टर को कॉल करने का कहकर भाव्या को ऊपर लेकर निकल जाता है। वहीं कौशल्या जी की नज़र लगातार वृषांक पर बनी हुई थी। वो वृषांक का भाव्या के प्रति व्यवहार देखकर सोचने लगी थी कि कहीं वृषांक भाव्या से प्यार तो नहीं करने लगा। ये सोच वो मुस्कुरा देती हैं। वहीं वृषांक इन सब की परवाह ना करते हुए भाव्या को ऊपर उसके कमरे में लेटा देता है और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर को आने में काफ़ी समय लग रहा था। वहीं भाव्या का बुखार बढ़ता ही जा रहा था और साथ ही साथ वृषांक को गुस्सा भी, क्योंकि इस वक्त भाव्या तकलीफ में थी जो वृषांक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो भावेश जी से गुस्से से पूछता है, कब आएगा आपका डॉक्टर? जिस पर भावेश जी पहले तो वृषांक की आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं, फिर अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, वो बस आ ही रहा है। उनके ये कहते ही डॉक्टर साहब आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए वृषांक उनका कॉलर पकड़ गुस्से से कहता है, इतना टाइम लगता है आने में, अगर थोड़ी देर और करता ना तो तुझे ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती, वो इतनी दर्द में है और इतने आराम से आ रहा है। जिस पर डॉक्टर की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी, लेकिन फिर किसी तरह खुद को संभाल कर कहता है, सॉरी सर, वो रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा था। सुनकर वृषांक थोड़ा शांत होता है और डॉक्टर को छोड़ देता है। डॉक्टर खुद को सेफ पाकर जल्दी से भाव्या के पास जाता है और उसे चेक करने लगता है, जिसके बाद बाहर आकर सबको बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, पहले से शॉक में होने के कारण उन्हें बुखार आ गया है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कल तक सही हो जाएगी। ये सुनकर वृषांक को थोड़ी राहत मिलती है और वो भाव्या पास बैठ जाता है, जिसके बाद कौशल्या जी सबको नीचे लेकर चली जाती हैं।
वहीं पुलिस ने अब तक वहां से सारी कार्रवाई कर लाशों को हटा दिया था और नौकरों ने साफ सफाई कर दी थी, जिसे देख अखिलेश जी और भावेश जी हॉल में लगे सोफे पर ही बैठकर बातें करने लगते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें सामने सावन प्रजापति जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और भावेश जी के छोटे भाई भी आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं सावन जी जल्दी से आकर भावेश और कौशल्या जी के पैर छूते हैं और पूछते हैं, अब भाव्या बिटिया कैसी है? मैंने सुना आज जो भी हुआ कॉलेज में। जिस पर भावेश जी कहते हैं काफ़ी डरी हुई है, जिसके कारण उसे बुखार आ गया है, वो अभी ऊपर आराम कर रही है। ये सुनकर सावन जी कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, वो काफ़ी डर गई होगी। फिर सावन जी गुस्से से कहते हैं वो विश्वास उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटी पर हाथ डालने की, मैंने उसे पार्टी से निकलवा दिया है और कुमार इंडस्ट्रीज पर भी कार्रवाई करवाने जा रहा हूं। ये सुनकर भावेश जी कहते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सावन, क्योंकि अब कुमार कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर सावन जी पूछते हैं क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं है। जिस पर भावेश जी कहते हैं हाँ, क्योंकि कुमार अब जिंदा नहीं है, उसे इतना बोल वो रुक जाते हैं क्योंकि सामने अखिलेश जी खड़े थे। भले ही वो उनके साले साहब थे लेकिन थे तो पुलिस वाले ही। ये सोचकर वो कुछ नहीं बोले। उन्हें अपनी तरफ देखता पाकर अखिलेश जी कहते हैं जानता हूं जीजा जी आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन अभी मैं इस शहर का कमिश्नर नहीं बल्कि भाव्या का मामा हूं, आप मेरे सामने कुछ बोल सकते हैं। ये सुनकर भावेश जी उन दोनों को अब तक का सारा किस्सा सुना देते हैं, जिसे सुनने के बाद अखिलेश जी और सावन जी के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। काफी देर शांत रहने के बाद सावन जी बोलते हैं कहाँ है वो लड़का? जिस पर पीछे से आवाज आती है जी कहिए क्या बात है? ये सुनकर अखिलेश जी और सावन दोनों ही पीछे मुड़ते हैं तो पाते हैं वृषांक वहीं खड़ा था, जिसे देख सावन जी को भी ना जाने क्यों लेकिन वृषांक कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। वहीं वृषांक उन दोनों की परवाह ना करते हुए जाकर सामने लगे सोफे पर बैठ जाता है और उन्हें भी बैठने को कहता है, जिसके बाद वो उन लोगों से पूछता है जी पूछिए क्या पूछना है आपको मुझसे? जिस पर सावन जी पूछते हैं इसमें कोई शक नहीं कि हो तो काफ़ी बहादुर, मतलब रूलिंग पार्टी के एक युवा नेता को दिन दहाड़े मारना ये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि अगर पार्टी ने तुमसे बदला लेने की ठान ली तो क्या होगा? इसके बारे में सोचा था तुमने? वहीं अखिलेश जी भी उससे पूछते हैं तुम्हारे अंदर हिम्मत आई कैसे कि तुमने इतने सारे लोगों को बिना सोचे समझे मार दिया? क्या तुम्हें कानून का जरा भी डर नहीं लगा? तुम उसे जिंदा भी छोड़ सकते थे, सजा देने के लिए कानून है, तुम्हें किसने हक दिया किसी को सजा देने का? उन दोनों की बातें सुनने के बाद वृषांक अपने माथे को खुजलाते हुए सावन जी से बोलता है पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। जिस युवा नेता की बात कर रहे हैं आप, उस पर आज की डेट में 50 से भी ज्यादा केस चल रहे थे, जिनमें से 12 तो रेप के थे। ये है आपकी पार्टी के युवा नेता, ऐसे लोगों को रखते हैं आप अपने पार्टी में? ये सुनते ही सावन की सिर शर्म से झुक गया, लेकिन वृषांक वहीं नहीं रुका, वो आगे बोला खैर आपकी बात पर आते हैं, आपकी पार्टी बदला लेगी। किससे? मुझसे। फिर तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है सावन जी आपको भी पता है राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, तो फिर कौन बदला लेने आता मुझसे? लेकिन अगर फिर भी एक बार ही सही आपके पार्टी ने मुझसे बदला लेने की सोच भी ली होती तो भी आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि आज ताकतवर वही है जिसके पास पावर है, बिना पावर के तो आप भी एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं है। सावन जी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो एक बार अपने पार्टी से बात करके और फिर देखिए क्या होता है। ये सुनकर सावन जी बिल्कुल चुप हो गए, उन्हें नहीं पता था कि वृषांक कौन है, क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उन्हें वृषांक की बातों से डर लगने लगा था। वहीं वृषांक अब अखिलेश जी तरफ मुड़ते हुए कहता है हाँ तो कमिश्नर साहब क्या बोल रहे थे आप? कानून उसे सजा देता, कानून उसे सजा देता? अरे सर, कुमार कोई आज से थोड़ी गैर कानूनी काम कर रहा था, जो कानून को इसके बारे में पता नहीं था वो ये सब काम लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा समय से कर रहा था। आप कानून की बात करते हैं सर? कुमार का एक अड्डा तो आपके ऑफिस के सामने ही था सर, बिल्कुल सामने, आपके पूरे डिपार्टमेंट को पता था कि कुमार वहाँ गैर कानूनी काम करता है, लेकिन क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं, बस चुपचाप तमाशा देखते रहे। किस कानून की बात कर रहे हैं सर आप? आज अगर मैं उसे छोड़ भी देता है तो आप अपने वर्दी की कसम खाकर बताइए कि आप कमिश्नर होने के बाद भी उसे 2 घंटे के लिए भी जेल के अंदर रख पाते? बात करते हैं कानून सजा देगा। ये सुनकर अखिलेश जी का भी सिर शर्म से झुक जाता है। वहीं वृषांक कहता है कानून उन लोगों के लिए बना होता है जो इंसान होते हैं, हैवानों और राक्षसों के लिए कानून नहीं होते। फिर आराम से बैठते हुए कहता है लेकिन अगर फिर भी आपको कानून के कीड़े ने काट ही लिया है तो बस आप एक बार उसके लिए खड़े होकर देखिए, अगले दिन आपके पास एक लेटर आएगा जिसके बाद आपको ऐसी भेज दिया जाएगा जहां आपको मुजरिम तो क्या नेटवर्क तक नहीं मिलेगा। और जहां तक बात नहीं हिम्मत की, तो वृषांक आगे आते हुए कहता है यहाँ बात भाव्या की है और उन लोगों ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की थी, उन्हें तो मरना ही था। आजकल पूरा पुलिस डिपार्टमेंट या फिर आपकी रूलिंग पार्टी भी मेरे सामने आ जाती है तो कोई भी कुमार और उसके बेटों को मुझसे नहीं बचा पाता। ये बोल वो वहां से चला जाता है। वहीं भावेश जी, अखिलेश और सावन के चेहरे देख मन ही मन खूब हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कहीं ना कहीं सावन और अखिलेश को अपने पद का घमंड हो गया था जिसे टूटना बहुत जरूरी था। वहीं घमंड आज वृषांक ने तोड़ा है। वहीं कौशल्या जी का तो अलग ही ट्रैक चल रहा था, वो तो वृषांक और भाव्या के बारे में सोचे जा रही थी और जितना वो वृषांक का भाव्या के लिए पागलपन देती उन्हें उतना ही यकीन हो जा रहा था कि वृषांक भाव्या को पसंद करता है। कौशल्या जी भावेश जी से इस बारे में बात करने का सोचती है।
87 कौशल्या जी को पता चली सच्चाई। अब आगे। वृषांक वहां से जा चुका था, लेकिन अखिलेश और सावन जी अभी भी अपने ख्यालों से बाहर नहीं निकल पाए थे। उन्हें देखकर भावेश जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि इन दोनों को अपने पद का घमंड हो गया था, जिसे टूटना बहुत जरूरी था, सो आज वृषांक ने तोड़ दिया। वहीं सावन जी अपने ख्यालों से बाहर आकर भावेश जी से हैरानी भरे स्वर में पूछते हैं, ये कौन है? जिस पर भावेश जी अपने कंधे उचकाते हुए कहते हैं, मुझे क्या पता, मैंने जब पता किया था तब तो एक मिडिल क्लास का आदमी था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे इसकी बातें सिर्फ धमकियां नहीं लगती। फिर सावन और अखिलेश से कहते हैं, अच्छा अब तुम लोग इसे अपने ईगो पर लेकर सच में मत भिड़ने चल देना, वरना उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा तुम दोनों ही अपना सब कुछ खो दोगे। ये सुनने के बाद अखिलेश जी कहते हैं, सही कह रहे हैं आप जीजा जी, ये आदमी मुझे भी कोई आम नहीं लगता है, इसके बारे में तो पता लगाना ही पड़ेगा और इससे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। ये बोल वो दोनों फिर कुछ देर और बातें करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी तो भावेश जी अपने कमरे में चले जाते हैं जहां कौशल्या जी नहीं होती। ये देख वो फ्रेश होने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वृषांक भाव्या के बगल में बैठा उसे ही देख रहा होता है, जिसके चेहरे पर उंगलियों के निशान साफ साफ दिख रहे थे। होठों के पास से हल्का खून भी दिख रहा था जो वक्त के साथ सूख गया था। ये सब देखकर वृषांक का कलेजा एक बार फिर फटने सा लगता है। जिस लड़की को कभी उदास नहीं देखना चाहता था, आज उस लड़की को उसने अपनी बाहों में रोते हुए देखा था। वो अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे भाव्या के चिल्लाने की आवाज़ आती है, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। ये बोल वो रोने लगती है। ये देखकर वृषांक समझ जाता है कि भाव्या नींद में डर कर चिल्ला रही है, जिसे देखकर वृषांक उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, शांत हो जाओ भाव्या, मैं हूँ तुम्हारे पास, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा, तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा, प्लीज़ शांत हो जाओ। ये बोल वो भाव्या के सिर को सहलाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में भाव्या शांत हो जाती है और वापस से वृषांक की बाहों में सुकून से सो जाती है। वहीं बाहर खड़ी कौशल्या जी को अब कोई शक नहीं रहता कि वृषांक भाव्या से प्यार करता है और उसे हमेशा खुश रखेगा। ये देखकर वो मुस्कुरा देती है और वहां से वापस अपने कमरे में चली जाती है। वहीं भावेश जी कौशल्या जी को वापस आता देख हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, आप यहाँ क्यों चली आए? आपको तो भाव्या के पास होना चाहिए था ना। जिस पर कौशल्या जी उनकी बातों का बिना जवाब दिए उल्टा उन्हीं से पूछती है, सुनिए आपको वृषांक कैसा लगता है? जिसे सुन पहले तो भावेश जी हैरान हो जाते हैं, फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, वृषांक एक अच्छा लड़का है, हमारी बेटी उसके साथ बहुत खुश रहेगी, वो एक अच्छा दामाद साबित होगा। ये सुनते ही कौशल्या जी तो हैरान ही हो जाती है और सोचती है, क्या इन्हें उन दोनों के रिश्तों के बारे में पहले से ही पता था? वहीं भावेश जी कौशल्या जी को हैरान देख हंसने लगते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, आप इतनी हैरान क्यों हैं? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि हमें कैसे पता कि भाव्या वृषांक से प्यार करती है? ये सुनने के बाद तो कौशल्या जी और ज़्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है, मतलब भाव्या भी वृषांक से प्यार करती है, और ये बात आपको कैसे और कब पता चली? ये सुनकर भावेश जी आराम से बेड पर बैठते हुए कहते हैं, तो आपको लगता है सिर्फ वृषांक भाव्या से प्यार करता है? जिस पर कौशल्या जी कहती है, हाँ। तो भावेश जी कहते हैं, जी नहीं कौशल्या जी, असल में तो हमारी बेटी ही वृषांक से प्यार करती थी, जिसके प्यार को वृषांक ने पहचान कर उसे अपनाया है। ये सुनकर कौशल्या जी पूछती है, आपने अभी भी नहीं बताया कि आपको कैसे पता चला इन सब के बारे में? जिस पर भावेश जी कहते हैं, क्या कौशल्या जी आप ये क्यों भूल जाती है कि अभी जिस एज में भाव्या है, कभी हम भी उस एज में हुआ करते थे, और मैं भी आपसे हमेशा अपनी कॉफ़ी मंगवाया करता था और अपना काम भी करवाया करता था, और मैं ऐसा क्यों करता था आप भी जानती हैं। ये सुनकर कौशल्या जी शर्मा जाती है और पूछती है, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? जिस पर भावेश जी कहते हैं, भाव्या हमारी ही बेटी है और उसमें हमारे ही गुण आयन हैं। आप देख नहीं पाई कि जो लड़की पहले कभी अपने दोस्तों तक का दिया कुछ नहीं खाती थी, वो लड़की अचानक से वृषांक को आइसक्रीम खिलाने की जिद क्यों करने लगी, और क्यों उसके चेहरे पर उदासी आ जाती है जब वृषांक उसे बिना बताए कहीं चला जाता है? ये सब सुनकर कौशल्या जी को भी सब कुछ समझ आ जाता है और भी समझ जाती हैं कि भाव्या भी वृषांक को पसंद करती है। वहीं भावेश जी कहते हैं, और मैंने पता करवाया है, वृषांक एक अच्छा लड़का है, उसके पिता एक मास्टर हैं और माँ एक गृहिणी है, एक छोटी बहन भी है, और बाकी वृषांक को तो आप देख ही रही है कि वो कितना होनहार लड़का है, वो जरूर ही एक दिन कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा। और रही सही कसर, आज वृषांक के भाव्या के लिए फिक्र ने कर दी। ये सुनकर कौशल्या जी भी खुश हो जाती है कि उनकी बेटी ने एक अच्छे लड़के को चुना है जिसमें वो हमेशा उसके साथ हैं। ये सुन वो भावेश जी से पूछती है, तो आपने क्या सोचा है? जिस पर भावेश जी कहते हैं, अरे अभी तो ये लोग बच्चे हैं, पहले इन्हें अपने पैरों पर तो खड़ा होने दीजिए, तब देखेंगे। ये सुन वो भी सहमत हो जाती है। अगले दिन भाव्या को होश आ जाता है तो वो खुद को वृषांक की बाहों में पाती है, जिसे देख उसके दिल को काफ़ी सुकून मिलता है। लेकिन भाव्या कल का हादसा भुला नहीं पाई थी, जिससे वो अभी भी डरी सहमी सी रहती है। वहीं भाव्या के हिलने से वृषांक की नींद भी खुल जाती है, तो वो भाव्या को जगह देखकर उसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग कहता है और उसके माथे पर किस करता है, जिसे महसूस कर भाव्या की आंखें बंद हो जाती है और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिन्हें देख वृषांक उन्हें पहुंचते हुए कहता है, तुम्हें रोने या डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ होके।
ये बोल वो भाव्या को फ्रेश होने का कहकर खुद बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में भाव्या डरते हुए नीचे आती है, जहां भाव्या को ऐसे देख एक बार फिर भावेश और कौशल्या जी की दिल टूट सा जाता है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल कर भाव्या को आकर बैठने को कहते हैं। वहीं भाव्या डरी सहमी सी जाकर अपने चेयर पर बैठ जाती है। वहीं कुछ ही देर में वृषांत भी आकर बैठ जाता है, जिसे देख कौशल्या जी आज वृषांत की एक दामाद जितनी केयर कर रही थी, जिसे देख वृषांत को बहुत अजीब लगता है। वहीं भावेश जी भी ये सब देख मुस्कुरा देते हैं, लेकिन कौशल्या जी जैसे ही भाव्या को पीछे से छूती है वो इतनी डर जाती है कि अपनी चेयर से ही गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ प्लीज़, मुझे छोड़ दो। ये सब देख और सुनकर वहां बैठा हर आदमी दुखी हो जाता है, क्योंकि भले ही इस वक्त भाव्या के साथ सब थे, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं बांट सकता था जो भाव्या अकेले ही झेल रही थी। ये देखकर वृषांत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भाव्या के पास जाकर उसे संभालते हुए कहता है, भाव्या शांत हो जाओ, वो आंटी है, भाव्या प्लीज शांत हो जाओ, देखो वो आंटी है। वहीं कौशल्या जी का दिल जोर जोर से रोने का कर रहा था। ये क्या हो गया था उनकी बच्ची के साथ? आज उनकी बच्ची उनके ही छूने से डर जा रही थी। वहीं भाव्या वृषांत को अपने पास देखकर शांत हो जाती है और चुपचाप आकर नाश्ता करने लगती है। वहीं ये देख भावेश और कौशल्या जी शांत होते हैं और वो भी अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों लोगों को ही फोन आता है कि उन्हें एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना होगा। हॉल की दोनों लोगों का ही जाने का मन नहीं होता है, लेकिन मीटिंग भी जरूरी थी तो वो वृषांत को भाव्या का ख्याल रखने का कहकर निकल जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वृषांत भाव्या को उसके कमरे में ले जाता है और वहां बैठकर भाव्या से ढेर सारी बातें करने लगता है। जिसके बाद वो मुस्कान और अनूप को भी बुला लेता है ताकि वो भाव्या का मन बहला सके, लेकिन भाव्या अभी शांत ही बनी हुई थी। वहीं भाव्या अनूप को पट्टी में लिपटा देखकर एक बार फिर उसे सब याद आ जाता है, जिसे याद कर वो डर जाती है। जिसे देख वृषांत के साथ साथ मुस्कान और अनूप भी काफी दुखी होते हैं। इन्हीं सब चीजों में रात कब हो जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। वहीं मुस्कान और अनूप भाव्या से कल आने का कहकर निकल जाते हैं। वहीं भाव्या को डिनर कराकर उसे दवाइयां देता है और सो जाने को कहता है। जिसके बाद वृषांत भी वहां लगे सोफे पर आकर लेट जाता है, जहां उसकी थके होने के कारण जल्दी ही आंख लग जाती है। रात के करीब 2 बज रहे थे जब वृषांत की आंख एक आवाज से खुलती है, जिसे सुन वो अलर्ट हो जाता है और उस आवाज की तरफ जाने लगता है। तो क्या होगा आगे और किस तरह की आवाज़ थी वो? क्या भाव्या के ऊपर वापस से कोई खतरा आने वाला है या फिर कुछ और? चैरिटी 8 याद रखना। अब आगे वृषांत भाव्या को डिनर कराकर अपने कमरे में ले जाता है, जहां वो उसे दवाइयां देकर सुला देता है और खुद भी जाकर सोफे पर सो जाता है। थका होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ जाती है। जिसके बाद रात के करीबन 2 बजे उसे कुछ आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुन वो तुरंत उठ जाता है तो सामने देखता है कि भाव्या अपने बेड पर नहीं है। ये देखकर वृषांत घबरा जाता है और जल्दी से उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है जो कि रूम के अंदर से ही आ रही थी। वृषांत जब ध्यान देता है तो पाता है ये आवाज़ बाथरूम से आ रही है। ये सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और दरवाजे के पास जाकर भाव्या से कुछ पूछता है। उससे पहले उसे लगता है कि दरवाज़ा खुला है और अंदर से उसे नल चलने के साथ साथ सिसकने की आवाज़ें भी आ रही हैं। ये देख वृषांत जल्दी से दरवाज़ा खोल देता है तो सामने का नज़ारा देख उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है और ना चाहते हुए भी उसके आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि सामने भाव्या रात में ठंडे पानी के नीचे बैठकर बार बार अपने हाथों को रगड़ रही थी। ये देखकर वृषांत जल्दी से उसके पास जाते हुए बोलता है, भाव्या भाव्या ये क्या कर रही हो तुम? वहीं भाव्या वृषांत को देखकर उसके गले लग जाती है और फुट कर रोने लगती है, जिसे देख वृषांत भी उसे कसकर गले लगा लेता है और पूछता है क्या कर रही थी ये सब? जिस पर भाव्या रोते हुए बताती है, विशी मुझे अपने आप से घिन आ रही थी, बहुत ही गंदा लग रहा था मुझे जब उन लोगों में मुझे छुआ, लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे हो, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है विशी, मन कर रहा है मैं शरीर के हर उस हिस्से को काट कर फेंक दूं जिसे उन लोगों ने छुआ था। मैं जब भी अपने शरीर को देख रही हूँ मुझे उनका छूना याद आ रहा है, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है विशी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अब तुम्हारे काबिल बिल्कुल नहीं रही। ये बोल वो और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं भाव्या की बातें सुन वृषांत के भी आंसू निकल जाते हैं। उसे पता था भले ही भाव्या के साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उसे इस वक्त उससे कम दर्द भी नहीं हो रहा होगा, जो शायद हम में से कोई नहीं समझ पाएगा। फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है, किसने कहा तुम मेरे काबिल नहीं हो? तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम उन सब लड़कियों से बहादुर हो जिन्हें मैं अब तक जानता हूँ, और खबरदार जो आगे से अपने मुंह से कभी अलग होने की बात निकाली तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा। ये सुनकर भाव्या का रोना थोड़ा शांत होता है। इस वक्त उसे इसी साथ की जरूरत थी जो वृषांत उसे दे रहा था। ऐसी मुश्किल घड़ी में अगर अपनों का साथ मिल जाए तो इंसान डिप्रेशन में जाने से बच जाए। वहीं वृषांत भाव्या को अपने से दूर कर कहता है, और जहां तक रही तुम्हारे शरीर को देखकर वो सब याद करने की बात, तो इसे मैं अभी हल किए देता हूँ। ये बोल वो भाव्या को बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा, जिसे भाव्या भी हैरान हो गई और आंखें बंद कर उस किस को महसूस करने लगी, जिससे उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू बह निकले। शॉवर के नीचे अब तक वृषांत और भाव्या दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे, लेकिन उन्हें अपने प्यार में इस बात का एहसास ही ना रहा। वहीं वृषांत अब धीरे धीरे भाव्या के शरीर से दुपट्टे को अलग कर देता है, जिससे भाव्या घबरा कर वृषांत के गले लग जाती है।
जिसे देख विशांक उसके कंधों पर किस करता है, जिससे भाव्या सिहर उठती है। दुपट्टे को अलग करने के बाद विशांक अब भाव्या के कमर पर किस करता है, जिससे भाव्या के हाथ विशांक के ऊपर चले जाते हैं, जिसके बाद विशांक भाव्या के शरीर के हर उस हिस्से को किस करना शुरू कर देता है जहां उन लोगों ने उसे छुआ था, जिसे भाव्या बस अपनी आंखें बंद किए महसूस कर रही थी। किस करने के बाद विशांक अपने माथे को भाव्या माथे से सटाते हुए कहता है, अब तुम उस हादसे को भूलकर हमेशा मेरे दिए इस किस को याद रखना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये याद रखना जरूरी है, ना कि वो सब। और तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें इस जन्म तो छोड़कर नहीं जाऊंगा, ना ही तुम्हें जाने दूंगा, समझी। ये बोल वो भाव्या को अपनी गोद में उठा लेता है और बाथरूम से बाहर आ जाता है। वहीं भाव्या तो अभी भी विशांक के उन एहसासों में खोई हुई थी जो उसने अभी अभी विशांक के साथ जिए थे। विशांक उसे चेंजिंग रूम के पास उतारकर कहता है, तुम कपड़े बदलो, मैं भी अपने कपड़े बदल कर आता हूँ। ये बोल वो अपने कपड़े बदलने चला जाता है। वहीं भाव्या भी अब तक काफ़ी संभल गई थी, जिसकी वजह से वो भी अपने कपड़े बदलने चली जाती है और आकर बेड पर बैठ विशांक के आने का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में विशांक चेंज करके आ जाता है। भाव्या उसे देखती है तो पाती है उसके हाथ में दूध का ग्लास था। ये देखकर भाव्या का मुंह बन जाता है और कहती है, मुझे दूध नहीं पीना, जिस पर विशांक कहता है, अरे ऐसे कैसे नहीं पीना, ये हल्दी वाला दूध है, तुम्हारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, चलो अब चुपचाप इसे पिलो। ये सुन भाव्या कहती है, नहीं मुझे दूध नहीं पीना। लेकिन विशांक कहाँ मानने वाला था, उनसे भाव्या के लाख मना करने के बावजूद उसे दूध पिला ही दिया। ये देखकर भाव्या कहती है, तुम बहुत खराब हो, हमेशा अपने मन की करते हो। भाव्या को ठीक देखकर विशांक की जान में जान आती है, वरना कुछ देर पहले भाव्या की हालत देखकर तो विशांक काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि पिछले जन्म का पता नहीं, लेकिन इस जन्म में वो भाव्या तो अपनी जान से ज़्यादा चाहने लगा है। और उसे दुखी देखकर विशांक बता नहीं सकता था कि उसे कितना दर्द हुआ था। विशांक अपने होश में आते हुए कहता है, अब जैसा भी हूँ तुम्हारा ही हूँ और अब इस जन्म में तो तुम्हें ही मुझे झेलना है। ये सुन भाव्या शर्मा जाती है, जिसके बाद विशांक उसे लिटा कर खुद सोफे पर जाकर लेट जाता है और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं। जिसके बाद भाव्या के मन में ना जाने क्या आता है, वो विशांक से कहती है, विशी प्लीज़ इधर आओ। जिस पर विशांक उठकर भाव्या के पास आ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, बताओ, क्या कहीं दर्द हो रहा है। जिस पर भाव्या उससे कुछ नहीं और उसे अपने बेड पर बिठा लेती है और उसके गोद में सिर रखकर लेट जाती है। वहीं विशांक भाव्या का ये बचपना देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और उसके सिर पर थपकी देने लगता है, जिससे भाव्या जल्दी ही नींद की आगोश में चली जाती है और विशांक भी थका होने के कारण वहीं सो जाता है। अगले दिन सुबह जब भावेश जी और कौशल्या जी घर आते हैं तो सबसे पहले भाव्या के रूम में जाते हैं, जहां का नज़ारा देखना चाहते हुए भी उन दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि भाव्या अभी भी विशांक की गोद में सिर रखकर आराम से सो रही थी। वहीं विशांक भी वहीं बैठे बैठे सो रहा था। ये नज़ारा देख भावेश जी कौशल्या जी से कहते हैं, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सुनकर कौशल्या जी दोनों की बलायन लेते हुए कहती है, भगवान इन्हें किसी की नज़र ना लगे, दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहें। फिर भावेश जी से बोलती है, अभी दोनों सो रहे हैं, हमें बाद में आना चाहिए। ये बोल दोनों वहां से निकल जाते हैं। आज दोनों को तसल्ली हो गई थी कि उन्होंने विशांक को भाव्या के लिए चुनकर कोई गलती नहीं की, जिससे दोनों ही काफ़ी खुश थे। तो क्या होगा आगे, और क्या विशांक और भाव्या की जिंदगी यूं ही हमेशा खुशियां बनी रहेंगी, या फिर अभी इन्हें और भी तूफानों का सामना करना है। 89 भेदभाव। अब आगे कुछ देर बाद विशांक की आंख खुल जाती है तो वो देखता है काफ़ी समय हो गया है और उसे उठने में आज काफ़ी लेट हो गई है। जिसके बाद उसकी नज़र सोती हुई भाव्या पर चली जाती है, जो अभी भी उसके गोद में किसी मासूम सी बच्ची की तरह सो रही थी। ये देखकर विशांक को उस पर बड़ा प्यार आता है और वो सोचता है, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया था, ताकि मैं असली प्यार क्या होता है इस बात का एहसास कर सकूं, जिसमें हमें अपने साथी की खुशी से खुशी मिलती है और उसके दुख से दुख, उसके होने ना होने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। उसका हंसता हुआ चेहरा देखने भर से दिन की सारी थकान दूर हो जाती है। शायद इसे ही सच्चा प्यार कहते हैं जो मुझे भाव्या से हो गया है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे याद आता, उसने तो अभी तक भाव्या को सही तरीके से प्रपोज ही नहीं किया। ये सोच वो भाव्या को आज सरप्राइज देने का सोचता है और वहां से भाव्या के माथे पर प्यार से किस करके निकल जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर अपनी पूजा में बैठ जाता है। ये कुछ ऐसा था जिसे विशांत कभी मिस नहीं करता था, क्योंकि पूजा करने से ना सिर्फ हम भगवान को याद करते हैं बल्कि अपने आप को आध्यात्मिक तौर पर रिचार्ज भी करते हैं। वहीं भावेश जी हॉल में बैठे न्यूज पेपर पढ़ रहे थे जब उनकी नज़र एक न्यूज पर गई, जिसे देख वो हैरान हो गए, क्योंकि उसमें और किसी की नहीं बल्कि नेहा की न्यूज थी, जिसमें लिखा था कि शहर के मशहूर कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा सेक्स ट्रैफिकिंग के साथ साथ ड्रग्स में भी शामिल थी, जिसके सबूत देर रात पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश से तय की जाएगी। ये खबर देखकर भावेश जी समझ जाते हैं कि ऐसा करने के पीछे जरूर विशांत का ही हाथ होगा। ये देखकर भावेश जी और ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर विशांत के पास इतना पावर कैसे हैं। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी वहां कौशल्या जी आती है और कहती है, चलिए नाश्ता रेडी हो गया है, मैं जा रही हूं भाव्या को बुलाने। ये बोल वो भाव्या के कमरे में चली जाती है, जहां भाव्या कुछ देर पहले ही उठी थी और विशांत को अपने पास ना देखकर घबरा जाती है। जिसके बाद उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है, जहां विशांत ने गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा था और कहा था, नीचे आ जाओ नाश्ता रेडी है।
मैसेज देखकर भाव्या को थोड़ी राहत मिलती है और उसे कल रात की याद आ जाती है जहां वृषांक ने उसे कैसे स्पेशल फील करवाया था। ये याद आते ही भाव्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और वो वृषांक के कहे अनुसार अब से उन बातों को भुलाने की कोशिश करेगी। ये सोच वो फ्रेश होने चली जाती है। वो अभी तैयार ही हो रही होती है कि उसे अपने पीछे कौशल्या जी दिखती है जो उसे ही देखे जा रही थी, जिन्हें भाव्या आज कुछ अलग दिखाई दे रही थी। ये देखकर भाव्या कौशल्या जी से पूछती है, क्या हुआ माँ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? जिस पर कौशल्या जी उसे मुस्कुराते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूँ, मेरी लाडली कितनी बड़ी हो गई है। ये सुनकर भाव्या को कुछ समझ नहीं आता कि कौशल्या जी किस बारे में बात कर रहे हैं। तो कौशल्या जी कहती है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही कह रही थी, अब चलो नाश्ता रेडी है। ये बोल वो भाव्या को लेकर नीचे आ जाती हैं जहां उन्हें वृषांक और भावेश जी उनका ही इंतजार करते हुए मिलते हैं। जिसे बाद भाव्या भी आकर टेबल पर बैठ जाती है। कल रात जो हुआ उसके बाद से तो भाव्या वृषांक से नजरें ही नहीं मिलना चाहती थी, जिसे देखकर वृषांक टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी आंखों से कुछ ठीक है और रिलैक्स होने का इशारा करता है, जिसे देख भाव्या की घबराहट थोड़ी कम होती है। वहीं कौशल्या जी ने तो वृषांक को अपना दामाद ही मान लिया था, जिससे वो उसकी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करने लगती है, जिसे देखकर वृषांक को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं भावेश जी मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे और भाव्या ये सब देखकर चल रही थी कि उसकी मम्मी उसे छोड़कर वृषांक पर इतना ध्यान क्यों दे रही हैं, और जब उससे नहीं रहा जाता तो वो चीरते हुए कहती है, माँ शायद आप भूल रही हैं, आपकी बेटी मैं हूँ। जिस पर कौशल्या जी उसे डांटते हुए कहती है, तुम चुप रहो। फिर वृषांक को प्यार से पूछती है, बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एक और पराठा लो। जिसे सुन भाव्या चीर जाती है और तुरंत भावेश जी की तरफ देखकर कहती है, पापा ... जिस पर भावेश जी कहता है, हाँ बेटा क्या बात है? जिस पर भाव्या उनसे कहती है, आप कुछ कहते क्यों नहीं? जिस पर भावेश जी कहते हैं, अभी कहता हूँ। ये बोल वो कौशल्या जी से जोर से कहते हैं, कौशल्या जी। ये सुन कौशल्या जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी तेज आवाज में कहती है, क्या है? जिसे सुन भावेश जी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो डरते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुमने वृषांक को दही तो दी ही नहीं। जिस पर कौशल्या जी कहती है, हाँ अच्छा याद दिलाया। ये बोल वो वृषांक को और दही दे देती है और कहती है, अच्छे से खाओ बेटा, तुम कितने पतले हो गए हो। ये सुनकर तो भाव्या भावेश जी के साथ साथ वृषांक को भी झटका लगता है और वो पूछ ही पड़ता है, आंटी क्या बात है, आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही हैं? जिस पर कौशल्या जी पूछती है, मैं क्या अजीब बिहेव कर रही हूँ बेटे, ये तो हर माँ अपने बच्चे के लिए करती है। ये सुनकर वृषांक चुप हो जाता है और अपने खाने पर ध्यान देने लगता है। भाव्या अभी कॉलेज जाने की हालत में नहीं थी, जिसकी वजह से वृषांक उसे अभी फिलहाल कॉलेज जाने से मना कर देता है और घर पर रहकर आराम करने को कहता है। वहीं भावेश जी के पास आकर कहता है, सर अब क्योंकि घर के लगभग सारे गार्ड काफ़ी जख्मी हैं तो उन्हें रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तब तक के लिए मैंने कुछ दूसरे गार्ड का इंतजाम कर दिया है जो आज दोपहर तक आ जाएंगे, आप प्लीज़ एक बार उन्हें देख लीजिएगा। ये सुनकर भावेश जी ठीक है बोलते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं वृषांक अपने आप से कहता है, मैंने विशाल को राकेश के बारे में पता करने को कहा था, देखूं क्या पता किया है उसने। ये बोल वो अभी विशाल को कॉल करने का सोच ही रह होता है कि वो देखता है उसका ही कॉल आ रहा है। ये देखकर वृषांक कहता है, बड़ी लंबी उम्र होगी इसकी, अभी अभी इसे ही कॉल करने के बारे में सोच रहा था और इसका ही कॉल आ गया। जिस पर कॉल उठाकर वृषांक कुछ कहता उससे पहले ही विशाल बोल पड़ता है, सर आपने राकेश, निशा और समीर के बारे में पता करने को कहता था ना? सर तो मैंने उनके बारे में काफ़ी कुछ पता कर लिया है, आप प्लीज़ एक बार ऑफिस आकर उन्हें देख लीजिए। ये सुनकर वृषांक कहता है, ठीक है मैं अभी ऑफिस आता हूँ। ये बोलकर फ़ोन काट देता है और तैयार होकर अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है, जहाँ उसे आज काफ़ी कुछ सुनने को मिलने वाला था। तो क्या होगा आगे और क्या बताने वाला है विशाल वृषांक को उन तीनों के बारे में, और क्या प्लान होगा वृषांक का आगे के लिए? चेन्नई ठीक विशाल की खबर। अब आगे वृषांक जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है, जहां मार्क और विशाल दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। जहां वृषांक आते ही विशाल से पूछता है, हाँ विशाल बताओ क्या खबर मिली है? जिस पर विशाल कहना शुरू करता है, सर मैंने अपने खबरियों को इन तीनों की हर गतिविधि पर नजर रखने को कहता था, जिससे हमें काफ़ी शॉकिंग जानकारी मिली है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये सुन वृषांक पूछता है, ऐसी क्या खबर मिली है तो मैं विशाल? जिस पर विशाल कहता है, सर ये राकेश, निशा और समीर तीनों एक नंबर के कमीने इंसान है। सबसे पहले राकेश, सर आपको तो पता ही होगी कि राकेश पहले उसी कंपनी में एक मैनेजर हुआ करता था, जिसके बाद उसने बड़ी ही चालाकी से उस कंपनी के मालिक की बेटी नित्या से शादी कर ली, जिसके बाद सारा बिजनेस उसके नाम हो गया। ये सुन वृषांक कहता है, ये तो मुझे भी पता है। जिस पर विशाल कहता है, जी सर, लेकिन क्या आपको ये पता है कि राकेश के उस कंपनी के मालिक की बेटी से शादी करने से पहले ही एक शादी हो चुकी थी और उसकी ही बेटी है ये निशा। ये सुनकर मार्क और वृषांक दोनों ही हैरान थे, क्योंकि पिछले जन्म में वृषांक निशा के इतने करीब था, लेकिन उसे भी ये खबर नहीं पता थी। वहीं विशाल आगे कहता है, सर शादी के बाद भी राकेश अपनी पहली पत्नी से मिलता था सर, वो भी कोई सही लेडी नहीं थी, बल्कि उस मालिक की इकलौती लड़की से शादी की सलाह उसने ही राकेश को दी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी पहली पत्नी किसी दुर्घटना में मर गई, जिसके बाद राकेश निशा को अपने घर ले आया, ये बोलकर कि निशा उसके भाई की बेटी है जो अब इस दुनिया में नहीं है। नित्या कभी मां नहीं बन सकती थी, तो उसने भी निशा को अपनी बेटी की तरह मान लिया और उसे कानून गोद ले लिया, जिसके बाद से निशा वहीं रहने लगी।
लेकिन भगवान की कृपा से नित्या प्रेग्नेंट हुई और उसके जुड़वा बच्चे हुए जो अभी नित्या के साथ अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं। अब निशा सर ये तो अपने बाप और माँ से भी 2 कदम आगे है सर। इसने VRS कंपनी के मालिक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे उनकी कंपनी तक छीन ली, और ऐसा सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि ऐसा ये कई लोगों के साथ कर चुकी है। ये सुनकर विशांत को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन अभी वो अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल सकता था। वहीं विशाल आगे कहता है हॉल की सर ये अपने मंगेतर समीर से काफ़ी प्यार करती है। जिस पर विशांत कहता है और समीर उसका क्या, जिस पर विशाल कहता है जी सर समीर सर ये इन तीनों में से सबसे कमीना है, या यूँ कहें कि सबसे चालाक तो भी गलत नहीं होगा सर। इसकी फैमिली भी इस शहर की जानी मानी फैमिली है जिसके काफ़ी बिजनेस है, ऐसा दुनिया को लगता है। लेकिन असल बात तो ये है कि सर ये लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए अपनी झूठी शान मेंटेन करते हैं। और सर यही वजह है कि समीर और उसके परिवार वाले ये चाहते हैं कि समीर और निशा दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए ताकि उन्हें राकेश की प्रॉपर्टी मिल सके। और सर ये समीर भी बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। कॉलेज में रहते हुए ही इसने कई लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया था, जिसके बाद इसकी नज़र निशा पर पड़ी। वहीं निशा भी इसके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी है कि उसे इसका कोई गलत काम दिखाई ही नहीं देता। सर ये निशा से एंगेज होने के बाद भी दूसरी लड़कियों के साथ रात बिताता है, और सर VRS कंपनी भी अभी फ़िलहाल यही संभाल रहा है, जिसकी वजह से इसके परिवार की नाक अभी तक बची हुई है। वही ये सुनकर कि समीर निशा को धोखा दे रहा है उसे बड़ी खुशी हुई। उसने अपने मन में बोला चलो जैसे को तैसा ही मिल रहा है, तुमने आज तक ना जाने कितनों के सच्चे प्यार के साथ खेला होगा, लेकिन अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। फिर अपने ख्यालों से बाहर आते ही विशाल से पूछता है और उनके बिजनेस का क्या, जिस पर विशाल कहता सर जैसा कि आप जानते ही हैं कि VRS कंपनी आज से 5 साल पहले टॉप पर थी, लेकिन जब से इन लोगों ने धोखे से उसे हथिया है सर, तब से राकेश ने उसका सारा बिजनेस अपने अंडर में ले लिया है, जिससे उसकी कंपनी अब टॉप पर है। लेकिन VRS की हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही है। लेकिन आप उस कंपनी के वैल्यू का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 3 साल से उन्हें एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है, फिर भी राकेश उससे सिर्फ कुछ ही आगे निकल पाया है। उसे अपने कंपनी में कुछ भी नुकसान होता है तो वो उसे VRS के द्वारा ही कवर करता है, या कहना गलत नहीं होगा सर कि राकेश के लिए VRS वो कंपनी है जिसके दम पर वो यहाँ का बादशाह बना है। जिसके बाद विशांत पूछता है और जो मैंने तुमसे कहा था कि राकेश के कर्ट के प्रोजेक्ट की डिटेल लाने को, क्या वो मिली? जिस पर विशाल कहता है जी सर मिल गई है सर, इसके अभी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइन में है, जिसमें से अगर उसे 3-4 भी मिल जाते हैं तो सर इसकी कंपनी और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। ये बोलकर विशाल विशांत को वो लिस्ट दे देता है जिसमें राकेश के प्रोजेक्ट डिटेल, साथ ही आगे बताता हुए कहता है सर और इसमें से भी एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो अगर इसे मिल गया तो इसे बाकी के प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस पर विशांत उस लिस्ट पर नज़र डालता है तो उसमें एक नाम उसे जाना पहचाना लगता है। वहीं विशाल कहता है सर मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले राकेश के कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को लेना चाहिए ताकि उसे हम पर अभी शक ना हो। आपका क्या कहना है इस बारे में सर? वहीं विशांत तो अभी भी उस नाम को ही दिखने में लगता था जिसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बजाज को देने का फैसला किया था। ये देखकर विशांत सोचता है कोई बात ही, अब आपके एहसान चुकाने का वक्त आ गया है मिस्टर हर्षवर्धन। फिर अपने होश में आते हुए कहता है नहीं, अब हम छोटे छोटे कदम नहीं बल्कि एक लंबी छलांग मारेंगे। ये बोलकर वो विशाल को उस लिस्ट में हर्षवर्धन के नाम पर उंगली रखकर कहता है हम इस प्रोजेक्ट को लेने की कोशिश करेंगे। जिस पर विशाल के साथ साथ मार्क भी हैरान हो जाते हैं। मार्क विशांत से पूछता है सर आपको पता है ना हर्षवर्धन कौन है? जिस पर विशांत कहता है बहुत अच्छे से पता है, और ये प्रोजेक्ट मुझे कैसे लेना है ये भी अच्छे से पता है। फिर विशाल की तरफ मुड़ते हुए कहता है तुम मिस्टर हर्षवर्धन की सारी डिटेल निकालो कि वो कब कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, सब कुछ। ये सुनकर विशाल पूछता है क्यों सर? जिस पर विशांत कहता है क्योंकि हमें इनसे बाहर ही मिलना होगा, क्योंकि ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जिनका अपॉइंटमेंट हमें मिल सके, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो खुद हमें अपने ऑफिस बुलाएं। ये सुनकर विशाल कहता है ओके सर, मैं जल्द से आपको इनके रूटीन के बारे में पता करके बताता हूँ। जिस पर विशांत कहता है और हाँ तुम प्लीज़ ये भी पता करके बताओ कि आखिर ये प्रोजेक्ट है किस बारे में। ये सुनकर विशाल वहाँ से जाने लगता है, जिस पर विशांत उसे वापस से रोकते हुए कहता है विशाल ये सुनकर विशाल पूछता है जी सर कुछ और काम था। जिस पर विशांत इधर उधर नजरें करते हुए कहता है तुम प्लीज़ आज रात के लिए वंडरलैंड अम्यूज़मेंट पार्क बुक कर सकते हो प्लीज़। ये सुनकर मार्क और विशाल समझ जाते हैं कि आज शायद विशांत भाव्या को प्रपोज करने वाला है। ये समझने के बाद मार्क और विशाल दोनों ही विशांत को छेड़ने लगते हैं और कहते हैं हो तो कोई आज अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने जा रहा है, वैसे काफ़ी खर्चा करने जा रहे हैं बॉस क्यों? जिस पर विशांत कहता है अरे यार सब कुछ उसके लिए ही तो कर रहा हूँ, अब अगर कुछ पैसे खर्च करके उसे खुश दे सकता हूँ क्यों ना दूँ। वैसे भी उस हादसे के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई है, इतना कि कल उसकी खुद की माँ ने उसे पीछे से छू लिया था तो वो डर गई थी। ये सुनकर विशाल कहता है सही कहा तुमने, उसे अभी तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, वैसे प्लान क्या है? जिस पर विशांत उसे अपना प्लान बताता है, जिसे सुन मार्क वापस से उसे छेड़ने लगता है। जिस पर विशांत शर्मा जाता है, जिसे देख मार्क और विशाल दोनों ही हंसने लगते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं।